Discuss the general characteristics of group 15 elements with reference to their electronic configuration, oxidation state, atomic size, ionization enthalpy and electronegativity. ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो देखते हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ग्रुप 15 कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान होना चाहिए, तो हम सबकी लिखेंगे। देखो नाउ, जब भी आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसको किसके रेफरेंस में लिखते हो? उसकी प्रीवियस नोबल गैस के रेफरेंस में लिखते हो। नाइट्रोजन के पहले नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 7 एटॉमिक नंबर है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद ट्रैवल करो, हीलियम के बाद ये 2 है, 2 के बाद 3। लिथियम, बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। ये एस ब्लॉक है। और ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। तो कितने एलिमेंट हो गए? 2। तो 2s2, 2s2। उसके बाद ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। थर्ड पे है नाइट्रोजन, तो 2p3। 2p3 कितने इलेक्ट्रॉन के टोटल? देखो, 2 तो ये रहे, 2 2 4 3 7 हो गए ना 7 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 ही था। तो हीलियम 2 2s2 2p3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिख लोगे? अब हम फास्फोरस की लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर कितना फास्फोरस का? 15। फास्फोरस के पहले नोबल गैस कौन सा आता है? नियॉन। तो नियॉन 10। इसके बाद आगे ट्रेवल करो, 10 के बाद क्या आएगा? 11। सोडियम कौन से पीरियड में है ये? थर्ड पीरियड में। ये ब्लॉक कौन सा है? एस। कितने कितने एस में इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3s2। 3s2 के बाद कहां जाओगे? यहाँ पे ई ब्लॉक में आ गए। 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन डाले? 1 2, थर्ड नंबर पे है पी, तो 3p3। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है। फास्फोरस के बाद क्या आएगा अब? आर्सेनिक 33। आर्सेनिक 33। इसके पहले कौन सी नोबल गैस आती है? आर्गन। आर्गन 18। 18 के बाद क्या आएगा अब? फोर्थ। ये 4s2। ये चौथा पीरियड है, एस ब्लॉक है, तो 2 एलिमेंट है इसमें 4s2। 4s2 के बाद ये कौन सी सीरीज शुरू हो गई? दिस इज 3d सीरीज। ये 3d सीरीज है। तो 3d सीरीज में कितने एलिमेंट आ गए? 10। तो 3d10। 3d10। उसके बाद फिर ये 4p शुरू हो गया, 1 2 3, 4p3। ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्सेनिक की। फिर एंटीमनी, एसबी। एंटीमनी का कितना है? 51। 51। 51 रुपए का शगन है ये एंटीमनी। तो ये इसके पहले कौन सी नोबल गैस आती है? क्रिप्टन। क्रिप्टन 36। 36 के बाद कहा जाएंगे? फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में पहले एस ब्लॉक आएगा, तो 5s2। 3d नहीं, 4d है अभी। ये 4d10 है। 4d10, 4d10, 4d के बाद 5p आ गया। 1 2 थर्ड है, तो 5p3। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद क्या? बिस्मथ 83। तो बिस्मथ 83 कैसे लिखेंगे? ओए होए, 83 बिस्मथ। इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीती थी पता है? अरे 83 में ना, वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप 83 में जीती ना बिस्मथ। 1983 बिस्मथ। तो बिस्मथ है ये। 200 साल पहले चले। एटॉमिक नंबर याद रखना बिस्मथ का 83। ठीक है। तो बिस्मथ के पहले नोबल गैस कौन सी आती है? जीनॉन 54।
फिर इसके बाद हम कहाँ चले गए, सिक्स पीरियड में, दो एलिमेंट ये आ गए 6s2। हाँ 5d10 तो ये वाली है। 6s2 के बाद देखो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं ना, ये तो इधर से शुरू होता है ऐसे, ये 4f सीरीज है, 4f14, 4f14 के बाद 5d10 आएगा, ये 5d10, 510 के बाद 1 2 3 6p3। इसको लिखते वक्त ना ऐसे लिखते हैं 4f14 5d10 6s2 6p3, लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं। 5d9 नहीं होना, 5d10 होगा। लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, यहाँ पे लेंथेनम होगा एक। हाँ वो 5d1 होगा। हाँ ये लेंथेनम 5d1 है, ठीक है ना, लेंथेनम 5d1 होता है। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट हो गए 5d10, ठीक है, 6p3। तो अगर आप देखोगे इन सब में इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबके एंड में देखो, जैसे जो पीरियड है ये सेकंड पीरियड में है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में है, तो इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। फिर फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में है, तो फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p3। आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 4p3। लिखते वक्त ना 3d10 पहले लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, 3d10 4s2 4p3 ऐसे लिखते हैं। फिर एंटीमनी में क्या है, एंटीमनी कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का, तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 5s2 5p3। बिस्मथ सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट में क्या है, 6s2 6p3। मतलब इन सब की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ns2 np3। n इज आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आ गई बात। और आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और पीरियड का नंबर एक ही होता है, सेम होता है, ठीक है बात। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ns2 np3 बिकॉज ऑफ, अब हाफ फिल्ड, हाँ अब इसमें हाफ फिल्ड हो गया ना पी शेल, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना पी सब शेल में, ऐसे होता है ना पी, है कि नहीं, इसमें 6 सब शेल आते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें पी सब शेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड होने की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सब शेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ओके। ये हमने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, कर लोगे ये। फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को ना रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। अपना ऑक्टेट पूरा, जैसे हम बात करें फास्फोरस की, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3s2 3p3 तो है, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और तो बन जाएगा 3s2 3p6। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -3, है कि नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इनका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ये, तो इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। दूसरा, अगर पांचों लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तब भी तो नोबल गैस हो जाएगा, 5 के 5 लूज कर दो, ठीक है ना, नोबल गैस नहीं होगा, हालांकि ये तो 3d10 रह जाएगा, पर +5 करने के बाद भी एक स्टेबल सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव होती है। नोबल गैस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती नोबल गैस, पर स्टेबल तो होती है, तो इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सिमिलरली ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करे जा सकते हैं, ये वाले जो लास्ट के p3 वाले हैं, p3 वाले लूज कर सकता है, तो +3 हो जाएगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 +5 एंड -3। अब इनकी हमको स्टेबिलिटी का ट्रेंड देखना है कि डाउन द ग्रुप +3 +5 और -3 की स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है। पहले हम -3 की बात करते हैं। देखो -3 कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है या ज्यादा होती है, आंसर इज कम होती है। देखो साइज देखो इनके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नाइट्रोजन में यहाँ ऐड होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस में यहाँ ऐड हो रहा है, आर्सेनिक में ऐसे ऐड हो रहा है, ऐसे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है,
तो अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो न्यूक्लियस उसको कम अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कम रखेगा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। तो अगर पकड़ के कम रखेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां टिकेगा नहीं। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ में आ गई बात? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई बात? ट्रेंड। ओके, तो पहले 2 पॉइंट पढ़ लें एक बार। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हैं, है ना? द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है डाउन द ग्रुप, गेन करने की कम होती है। तो -3 में तो गेन कर रहा है वो, ठीक है। फिर हम +3 और +5 की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 4f और 5d, इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर, पुअर शील्डिंग होती है इनकी। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 6s2 और 6p3, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जितना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा, क्योंकि ये उतना शील्डिंग का मतलब समझ रहे हो ना? ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को कम करते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। ठीक है ना बात? उसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो एफ और डी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका होता है पुअर, ठीक है। तो 6s2 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसके बीच वाला ये शील्डिंग करते हैं पुअर। 4d10 की शील्डिंग थोड़ी सी बेटर होती है इससे, क्योंकि 4f है ना यहाँ पे। 4f की तो बिल्कुल ही बेकार है शील्डिंग, 4d की थोड़ी सी उससे बेटर है, 3d की थोड़ी सी उससे और बेटर है शील्डिंग। यहाँ तो कोई डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। समझ में आई बात? तो क्योंकि शील्डिंग पुअर होती है ना, इसलिए ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। समझ में आई बात? 6s2 कहाँ चला जाता है? न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी इसकी नहीं होती उतनी। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर। ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे 5s2 भी है, 5s2 भी क्या करेगा? क्योंकि 4d10 का इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग पुअर है, इसलिए वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा चला जाता है, अंदर डीपली बरीड हो जाता है। तो इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी 5s2 की नहीं होती। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर। तो लेकिन 6s2 पे इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि 4f14 और 5d10 इनकी शील्डिंग बहुत ही ज्यादा पुअर है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ग्रुप में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है इनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो अगर बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सिर्फ p3 करेगा ना, p3 वाला करेगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। तो नीचे आने पे ग्रुप में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों? अगर इसको +5 होना है, अगर इसको +5 होना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे ना 6s2, और 6s2 लूज करना आसान नहीं है, क्योंकि 6s2 तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। बात समझ में आ रही है बातें? +5 अचीव करना डाउन द ग्रुप उतना आसान नहीं होता, क्योंकि +5 अचीव करने के लिए आपको जो इनर्ट पेयर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो तो अंदर डीपली बरीड हो गया। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? The stability of +5 oxidation state decreases and +3 oxidation state increases down the group due to pair effect। हो जाएगा ये। अगला
नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5। सारी कितनी होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी सारी 9 ऑक्सीडेशन शो करता है -3 से लेके +5 तक। अब हम जब इसके हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, +1 से लेके +5 तक के ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे N2 है, देखो N2 है, N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? N2 में 0 है ना, N2 में तो 0 है ना। N2O में +1 है, ऑक्सीजन तो -2 होता है तो नाइट्रोजन +1। NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4, N2O5 में +5, NH3 में -3 है ना, -3। तो इसमें -2 में हाइड्रोजन में ये NH2 NH2, यहाँ नाइट्रोजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, टोटल 0 हो जाएगा। देखो ये -2 ये -2 तो टोटल -4 हो गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में टोटल 0 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन -2 में है। और फिर ये एजो कंपाउंड्स होते हैं, R N डबल बॉन्ड N R, इनको एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन -1 में है, कार्बन +1 में होगा, यहाँ -1 में, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर क्या है, ओके, फॉर नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब होता है सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए, वही एलिमेंट सेम रिड्यूस हो जाए। तो नाइट्रोजन +1 से लेके +4 तक कोई भी जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है वो डिस्प्रपोर्शनेट होने का टेंडेंसी रखती है। जैसे HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किस किस में? नाइट्रिक एसिड और NO, ठीक है। HNO3 और NO में वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ +3 है, यहाँ +5 और यहाँ +2। क्लियर? इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, ये बैलेंस्ड ही है, पर आप इसको ऐसे मत याद करना ना, 3 1 कॉफिशिएंट मत याद करना, सिर्फ ये याद करना कि +3 से +5 और +2 में डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 और NO में। ओके, फिर बैलेंसिंग तो आती है आपके रिडॉक्स रिएक्शंस की। अगला देखो, इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन एल्कली एंड एसिड। फास्फोरस की जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, इंटरमीडिएट मतलब कौन सी? +5 और -3 के बीच में कहीं पे, क्योंकि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है, +5 उनकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 उनकी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बाकी तो इसके बीच में ही कहीं होंगी ना। तो इसके बीच में जो भी हो फास्फोरस की होती है वो -3 और +5 में डिस्प्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। फिर देखो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation। इसका कारण बता सकते हो? +3 की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप बढ़ती है, डाउन द, अभी हमने देखा ना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, +5 की कम होती है, देखा ना। तो ये तो तीनों नीचे ही है ना एलिमेंट पीरियड में, तो अगर वो ऑलरेडी +3 में है तो वो किसी और में क्यों जाना चाहेगा? वो तो स्टेबल स्टेट में आ गया ना। समझ में आ रही है बात है? तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होने का टेंडेंसी नहीं रखते। ये क्लियर है ना बात? फिर हम देखते हैं एटॉमिक साइज। अगला तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। एटॉमिक साइज ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोवलेंट रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों 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 इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि एक आप एक्स्ट्रा शेल ऐड कर रहे हो तो रेडियस बढ़ जाएगा। देयर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, however from arsenic to bismuth only a small increase in covalent radius is observed. This is due to presence of completely filled d and or f orbitals in heavier members. देखो, पहले तो डाटा देखो,
नाइट्रोजन से फास्फोरस जंप कितना है? 40 का, काफी जंप है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक शेल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस जो जंप था वो बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो इंक्रीज है उतना ज्यादा नहीं है। समझ में आई बात? उसके क्या कारण है, यहाँ पे इतना जंप का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे डी डी सब शेल भी ऐड हो गया, एक डी ऑर्बिटल भी, डी सब शेल भी ऐड हो गया ना, इसके कारण जंप बहुत ज्यादा। यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, 2d तो होता नहीं है ना नाइट्रोजन के पास, सिर्फ 2s और 2p है। यहाँ पे d का भी एंट्री हो गया, 3d भी आ गया, तो d के आने से एक तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज उतना ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4f14 5d10 4d10 3d10, इनका शील्डिंग क्या है, पुअर। इनका शील्डिंग क्या है, पुअर है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे तो साइज कम हो जाएगा, हालांकि कम तो नहीं होता, बढ़ता ही है, लेकिन इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं होता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे इंक्रीज हो जाए, पर उतना इंक्रीज होता नहीं है, क्योंकि इनका शील्डिंग होता है पुअर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया? डाउन द ग्रुप इंक्रीज उतना ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप ये जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन आगे, इनका शील्डिंग होता है पुअर, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बताओ डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है ना, तो उसको रिमूव करना आसान होता जाएगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज डाउन द ग्रुप atomic radius increases, outermost electron is farther away from nucleus and is easier to remove। देखो डाटा भी है यहाँ पे, ये आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देख रहे हो ना, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। फिर देखो थर्ड पॉइंट पहले बताता हूँ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे नाइट्रोजन है 7 होते हैं, 1s2 2s2 2p3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बन जाएगा, n प्लस बन जाएगा ना। n प्लस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलेंगे हम IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इंथैल्पी कह लो, डेल्टा IH1 फर्स्ट। अब n प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा n2 प्लस 1s2 2s2 2p1, इसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। n2 प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो बन जाएगा 1s2 2s2 बस, ये n3 प्लस बन जाएगा ना, इसको बोलेंगे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉमन सेंस है, मुझे बताओ इनका ट्रेंड क्या होगा, ये नहीं होगा IE3 विल बी मोर देन IE2, IE2 विल बी मोर देन IE1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने तो फिर दूसरा निकालना तो और मुश्किल ही हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रही बात है? यस सर। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं, अब हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला मुझे ये बताओ, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है? लेफ्ट टू राइट जाने पे आंसर इज बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो उतनी ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए रेडियस भी कम हो जाता है। जब आप इधर जाते हो तो रेडियस कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं।
तो फिर आयोनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर आयोनाइज एनर्जी बढ़ती है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन दोनों में से किसकी आयोनाइज एनर्जी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होनी चाहिए आयोनाइज एनर्जी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, है ना। पर पता है ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। इसका कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। ऑक्सीजन की क्या है, 2s2 2p4। ये 2s2 2p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल होती है। जब आप इसको आयोनाइज करते हो नाइट्रोजन को, तो आप 2s2 2p3 से क्या बना देते हो, 2s2 2p2। आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब आप ऑक्सीजन को आयोनाइज करते हो, तो आप क्या करते हो, 2s2 2p4 है, इसको आप बनाते हो 2s2 2p3, आप स्टेबल बना रहे हो। समझ में आई बात है। तो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए उसकी आयोनाइज एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सिमिलरली फॉस्फोरस की जो आयोनाइज एनर्जी है वो सल्फर से ज्यादा होती है। आर्सेनिक की आयोनाइज एनर्जी सेलेनियम से ज्यादा होती है। एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप 15 has ionized energy more than corresponding member of group 16 in same period। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात है। इसका कारण क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन सेम पीरियड, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फील्ड आउटरमोस्ट p सबशेल इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लास्ट टू की सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाउएवर अमंग्स हेवियर मेंबर द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इन बॉन्डेड, इन बॉन्ड्स, जो बॉन्ड बनाया होता है कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो कम ही हो रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है न्यूक्लियस से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके।